नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट की 2023 की परीक्षा जो हुई थी 5 मार्च को प्रथम पाली का पेपर देख रहे हैं। व्याख्यात्मक रूप से इसका हल है ताकि आपको जो 17 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मदद मिल सके। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास बहुत ही विस्तार से है। इसके एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं और अगर कोई प्रश्न रिपीट होता है तो वह आपसे छूटेगा नहीं अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की मेरे लिए, मेरी तबीयत के लिए, तो उन सभी का धन्यवाद। मेरी तबीयत अब अच्छी है और आपकी क्लासेज अब होंगी, लगातार होंगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? यह प्रश्न मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। सही उत्तर है इसका खलिक बारी। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खलिक बारी में मिलता है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मेरे पास ऐसे ही PDF उपलब्ध थी। खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है और अवध क्षेत्र में व्यवहृत बोली ही अवधी कहलाती है। अवधि की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषा वैज्ञानिकों के मत हमारे सामने आते हैं, जहां जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधी या पूर्वी हिंदी को सौरसेनी एवं मागधी के बीच की अर्ध मागधी से उत्पन्न माना था, वहीं बाबूराम सक्सेना ने इसे कोसली से उद्धृत माना था। मूलतः अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक पहला, दूसरा 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और तीसरा 1700 ईस्वी से आज तक। प्रारंभिक अवधि के उदाहरण पिपरहवा, सोह गौरा, सारनाथ, रोमेनदेई और खैरागढ़ के अभिलेख इत्यादि में प्राप्त होते हैं। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही उत्तर था 7 जून 1955 में। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर यानी BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो कि संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। सभी समय को आप लोग ध्यान दीजिएगा और यह भी ध्यान दीजिएगा कि इस आयोग में 21 सदस्य थे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह से गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। प्रश्न है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हुए, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश के ये 7 रूप इस प्रकार हैं, हम देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया इत्यादि भाषाएं आती हैं। तो ये 7 जो भेद हैं या अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? और सही उत्तर है झ। झ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स जो है ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने में सांस की ऊष्मा जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। इन्हें दंत मूल भी कहते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ या अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। न जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत त वर्ग में आता है, जैसे त, थ, द, ध, न। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो सही उत्तर इसका था 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह ग्रंथ है और इसमें इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी के काला अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित किया था। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि के अर्थात 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को लिया गया है और डॉक्टर वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। इन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ से आपको यह भी जानने को मिलता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के पहले कवि जो हैं वह स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा किसने कहा? तो यह कहा था विद्यापति ने। उन्होंने कहा था देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। पंक्ति का आशय यह है कि देसीय भाषा यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है और इससे वैसा ही अपभ्रंश जैसा मैं कहता हूँ उसका बोध होता है। और विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो वह रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ था। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप में नहीं, एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण के साथ बीते राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को रूप देना ही कवि को अभिप्रेत है, कोई कथा कहना नहीं। ठीक है, यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो आधुनिक शिल्प और भावबोध दोनों को आत्मसात कर सका। तो यहाँ से जो प्रश्न है, जो एक्सप्लेनेशन है, इससे जो है आपको कथन वाले प्रश्न ज़्यादा मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कनुप्रिया अपने विशिष्ट संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है और इनके अन्य उपन्यास जो हैं, जिसमें अधिकिला फूल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था 1907 ईस्वी में, इसमें धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? और इसका सही उत्तर है रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है और इसका संपादन भारत यायावर ने किया था। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के पत्र रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज हैं। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद अज्ञेय और नंद किशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं और अज्ञेय के पत्र का संपादन डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो यह मानना था भट्ट लोलट का। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह मत भट्ट लोलट का है और इसके वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, भरत मुनि ने यह सूत्र दिया था रस के लिए और इसके बाद के आचार्यों ने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति, इन दो शब्दों को लेकर काफ़ी व्याख्याएं की और वो व्याख्याओं के जो कर्ता है वो निम्न है। भट्ट लोलट थे, शंकुक थे, भट्ट नायक थे और अभिनव गुप्त थे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता हैं या नहीं हैं। भट्ट लोलक का जो सिद्धांत है उसे उत्पत्ति या आरोपवाद कहा जाता है और इनका दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। यह पूरा चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद है। इनका दार्शनिक मत न्याय दर्शन कहलाता है। भट्टनायक का भुक्ति या भोगवाद कहलाता है और दार्शनिक मत सांख्य दर्शन कहलाता है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है और इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। आचार्य भट्ट लोलक को भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए थे? तो उन्होंने 27 भेद निर्धारित किए थे। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम करती हूँ। प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? मूल धातु से संबंधित वक्रता को जो है पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी था। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो 6 भेद माने हैं वे हैं विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। सभी को एक एक करके देख लेते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता जो होती है यह पद वक्रता का एक रूप है। पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोगों में चमत्कार आता है और इस पूर्वार्ध वक्रता के 10 रूप माने गए हैं। क्रिया के प्रयोग में जहाँ पर चमत्कार हो वहाँ पर क्रिया वक्रता होती है। वर्ण विन्यास वक्रता की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्णों के एक प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके। इसके अंतर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, विभिन्न वृत्तियों एवं शब्द गुणों का समावेश होता है। बात करते हैं पद परार्ध वक्रता की, तो इसके अंतर्गत पद के परार्ध में प्रकट विशेषताओं का संकेत होता है और यह वक्रोक्ति, काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय और पद वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है। बात करते हैं वाक्य वक्रता की, तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। तो यह था प्रश्न संख्या 12। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड, यह समय गलत दिया हुआ है, 1798 है, 1798, ठीक है। तो लिरिकल बैलेड किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो वो कवि हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। लिरिकल बैलेड 1798 में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविताओं का संग्रह है। वर्ड्सवर्थ 1995 में कॉलरिज के मित्र बने और उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेड नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1798 में प्रकाशित करवाया। लिरिकल बैलेड को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है और लिरिकल बैलेड के 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित हुआ था और इसके भूमिका का शीर्षक था एडवर्टीजमेंट। द्वितीय जो था संस्करण वो 1800 में प्रकाशित हुआ था प्रीफेस नाम से। चतुर्थ संस्करण जो 1802 में, माफ करिएगा, तृतीय संस्करण 1802 में प्रकाशित हुआ था प्रीफेस नाम से ही, और चतुर्थ संस्करण जो 1815 में प्रकाशित हुआ था वो भी प्रीफेस नाम से ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था? यह कथन किस लेखक का है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आए दिन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भले ही उनके पीछे कितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हों, लेकिन इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के में एक अलग ही स्थान रखता है। तो इन्होंने कहा था कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। कथन शुक्ल जी का है और हिंदी साहित्य के इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसी से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य कहा है और इसी में ये आगे लिखते हैं कि भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पदों में मिलती है। तो यहाँ से यह कथन भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हंटर का है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने कहा था कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों की ढेर मात्र रह जाते हैं। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। सही उत्तर है इसका लियोतार्द। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर लियोतार्द ने विचार किया था। लियोतार्द एक फ्रांसीसी दार्शनिक, समाजशास्त्री और साहित्यिक सिद्धांतकार थे। जुर्गेन हैबरमास जर्मन दर्शन शास्त्री और समाजशास्त्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उद्दंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। उत्तंद मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म हिंदी प्रदेश से दूर कलकत्ता नगरी में हुआ। और प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे और उत्तंद मार्तंड के प्रकाशन दिन को ही आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न बहुत सारे मिल सकते हैं। हम 5 मार्च को हुए यूजीसी नेट की परीक्षा के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुछ पूछना हो या कुछ भी कहना हो क्लास से रिकॉर्डिंग, तो कमेंट में आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का क्या अर्थ है? ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी उपन्यास में कोई ऐसा देशज शब्द आया हो तो उससे भी उठाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा गया है नर्द का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होगा गोटी। जब हम कोई खेल खेलते हैं जैसे लूडो की गोटी होती है, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ गोटी है। और चौसर के खेल में जब 2 गोटियों की जगह इकट्ठी हो जाती है, उसकी आशा में ही भक्त भीतर भीतर उतरता है। सब कुछ दांव पर लगाया जाता है। बस एक ही आशा है कि कोई घड़ी तो आएगी जब दोनों गोटियां एक जगह मिल जाएंगी और जब मैं और तू का मिलन होगा। अगर गोटी अकेली रह गई तो फिर जीवन व्यर्थ है और जीवन का सारा अर्थ परमात्मा में डुबकी लगाने में है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात जो है चौसर के खेल में गोटियों के माध्यम से समझाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओह कहकर संबोधित करता है? और सही उत्तर है तिलक को। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक तिलक को पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1961 ईस्वी को हुआ। यह मुक्तिबोध की रचना है। इस कविता में अंधेरा सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया परस्पर चलती है। व्यक्ति अपने आप को भूलकर वह पाने के लिए भटकता फिर रहा है। मैं जो है अपनी सुविधाजीवी वृत्ति को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों से लगाव है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन जो है कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था और बाद में इसका नाम जो है अंधेरे में कर दिया गया था और यह कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? पिछले साल के प्रश्न किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? आपको बताना है। और यह संवाद जो है राम ने विभीषण से कहा था। उन्होंने कहा था कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति,
पूरी पंक्ति कुछ इस प्रकार थी कि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, प्रचंड धस गया धरा में कवि गह, युगपद मस्तक दंड। कवि का कहना है कि रावणत्व और रामत्व के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ और यह युद्ध अपराजेय और निस्तर है। इस युद्ध में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। यही चिंता निराला के युग की भी चिंता थी और आज तो यह चिंता कुछ अधिक ही प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था कि नैन चुआही जस महुवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महुवट का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका सटीक अर्थ जो था वह था माघ की झड़ी। माघ महीने में जब बारिश होती है तो उसकी झड़ी। ठीक है। नागमती वियोग खंड जायसी के पद्मावत से लिया गया है और पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है और इसे इस परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। इसकी कथा वस्तु को आलोचकों ने दो खंडों में रत्नसेन पद्मावती के विवाह का पूर्वार्ध भाग और शेष उत्तरार्ध भाग में विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं वह हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल का, इसमें किस शहर का वर्णन नहीं है? और सही उत्तर है कानपुर। कानपुर शहर का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ तथा नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का 7वां उपन्यास है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास जो है यशपाल के हैं। झूठा खंड 2 खंडों में, वतन और देश, देश का भविष्य, 2 खंडों में पूरा हुआ यानी इसके 2 खंड हैं। इसके प्रमुख पात्र जो हैं वह हैं जयदेव पुरी, तारा, कनक, सूद, गिल, सोमराज और डॉक्टर प्राणनाथ इत्यादि। उपन्यास के अंत में डॉक्टर प्राणनाथ गिल से कहते हैं कि गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। तो यह कथन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है? तो प्राणनाथ ने गिल से कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन है गोदान उपन्यास का। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गोदान उपन्यास है। यह कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। इनके अन्य जो रचनाएं हैं वह है सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो है अधूरा रह गया था। इस तरह इन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा के कथा मुख यानी प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो वह निवासी थी ऑस्ट्रिया की। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा मुख में कैथराइन ऑस्ट्रिया राष्ट्र की निवासी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखे हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनके 4 उपन्यास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतावत में प्रयोग मिलता है? तो सही उत्तर इसका था जिंदगी नामा। जिंदगी नामा में फरीद शाह, लतीफ, बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग मिलता है। जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इनके उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979 में, दिलोदानिश 1993 में, समय सरगम सन 2000 में,
गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान सन 2017 में। नई रचनाएं जरूर याद रखिएगा। और चैत्रा है सन 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है? लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां जंगी की पतोहू को टीशन वाली कहकर संबोधित करती हैं और वह कथन इस प्रकार है कि अरे टीशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की मां ने पुचकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी सारी गाड़ी पटी हुई है बेचारी, आ जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कथनों से भी, उपन्यास के अंदर से भी। जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप मूल रचनाएं जितनी भी हैं उनको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते, अगर मान लीजिए 15 उपन्यास हैं तो 10 पढ़िए, 7 पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि अंदर से कथन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है और इनकी कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया 1909। ये सभी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर शिवशंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है और इस कहानी में लॉर्ड कर्जन पर भी व्यंग किया गया है। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका यानी बंग महिला। ठीक है, इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला प्रश्न दिया गया था कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने कहा था? किससे कहा था? ध्यान दीजिए, इतने प्रश्न गहराई से बन रहे हैं तो जरूरी है कि आप मूल किताबों को पढ़े हों। इसका सही उत्तर है नवाब बीबी ने साहनी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी में पाप। उपयुक्त संवाद स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? और वह पात्र है देवसेना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह संवाद स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का है और इसके प्रमुख पात्र जो है स्कंदगुप्त है, कुमार गुप्त है, गोविंद गुप्त है, पर्णदत्त है। ध्यान दीजिएगा, गौड़ पात्र आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मुख्य पात्र तो याद रह जाते हैं लेकिन गौड़ पात्र याद नहीं रह पाते हैं। चक्रपालित है, बंधु वर्मा है, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क है, पृथ्वीसेन है, प्रख्यात कीर्ति है, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा इत्यादि। स्कंदगुप्त का जो कथन है जो बार बार पूछा जाता है वह है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। जयशंकर प्रसाद के अन्य जो नाटक है उनको क्रम से देख लेते हैं, जैसे कि सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रयाश्चित 1913, राज्यश्री 1915, वैशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। ये सभी आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन बार बार पढ़ने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक कथन है और पूछा गया है कि कथन किसका है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से है। इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी बैठना यहाँ नहीं सुहाता। यह संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया था? तो यह स्वयं श्रीपत का ही कथन है। अंजू दीदी नाटक का अंजू दीदी नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि प्रमुख पात्र में है अंजलि, जिसे अंजू दीदी कहा गया है और इसकी उम्र लगभग 30 साल है। श्रीपति है अंजू दीदी का भाई जो कि उम्र में 27-28 साल का है। इंद्र नारायण है अंजू दीदी का पति, वकील है, उम्र में 38 से 40 वर्ष है। अनिमा है अंजू दीदी की सहेली,
नीरज जो है अंजू का पुत्र है, 11 साल का। मुन्नी है नौकरानी है। राधु नौकर है। उपेंद्रनाथ अस्क के अन्य नाटक हैं जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, पैतरे, अंजू दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, भंवर इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी को क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है वह कर्मवीर सत्यवीर का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा गया यह पहला नाटक है बकरी। इनके प्रमुख नाटक हैं बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981 और कल भात आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? यह कथन जो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद जी के बारे में कहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन सन 1944 में हुआ था और प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों ने कलम चलाई है, लेकिन इनके पुत्र खुद अमृत राय ने इनकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी और इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी इनकी जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में नाम से। ठीक है, शिवरानी देवी ने इस पुस्तक को क्यों लिखा है, उन्होंने बताया है कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह यह कहते हैं कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। तो यह कथन आपको किस पुस्तक से लिया गया है बताना है। तो यह कथन आपहुदरी था, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है आपहुदरी। बहुत ही अच्छी आत्मकथा है, आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, नहीं भी आपको आपके सिलेबस में अगर नहीं भी है तभी आप इसको जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। महिलाएं तो अवश्य ही पढ़ें, लड़कियां अवश्य ही पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो सही उत्तर है इसका हरिवंश राय बच्चन के। चंपा पात्र हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हरिवंश राय बच्चन ने चार आत्मकथाएं लिखी, यानी कि उनकी आत्मकथा के 4 भाग थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसको आप क्रम से इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्या, नीड़, बसा, 10 द्वार तक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करो, इसमें उन्होंने अपनी पहली बीवी श्यामा के बारे में लिखा और इस किताब को श्यामा की मौत पर खत्म किया गया है। श्यामा से शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का एक अफेयर हुआ अपने दोस्त करकल की बीबी चंपा से, और ये करकल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन सिंह इसे राधा श्यामा के प्रेम की तरह परिभाषित करते हैं। करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उनसे उसका ध्यान रखने का भी वादा लिया था। तो यह जानकारी भी आपको परीक्षा में मदद कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। एक तो उनके पिता थे और दूसरी उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल। मन्नू भंडारी के पिता का व्यवहार उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता था। उनके पिता उनकी बड़ी उपेक्षा करते थे, इससे इनके मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई थी और भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत थी और उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही वह आदत आ गई थी। 10वीं कक्षा में उनकी पहचान हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई और उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया और बचपन में खोए आत्मविश्वास की भावना को फिर से जगाया। तो यह जानकारी भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि
किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो यह प्रश्न जो है एनटीए के द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि यह पंक्ति जो है वह भारतवर्ष से उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से लिया गया था, और यह ऑप्शन में इसमें से कोई भी ऑप्शन यह नहीं था। ठीक है, इस निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी, और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो यह कथन किसका है? यह कथन था विवेकी राय का। विवेकी राय के प्रमुख निबंध जो हैं वह हैं मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, जुलूस रुका है, उठ जाग मुसाफिर। ज़्यादातर इनके जो निबंध हैं उनकी विधाएं पूछी जाती हैं, क्योंकि नाम ऐसे हैं कि लगता ही नहीं है कि निबंध हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनके निबंधों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ निबंध को देख लेते हैं, जैसे कि अशोक के फूल हैं, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, विचार और वितर्क है, कुटज है, आलोक पर्व है, इत्यादि इनके बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह और निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनमें है गाधी का करोड़ रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छाह पूछा जा चुका है, हल्दी धूप यह भी पूछा जा चुका है, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, फागुन दुईरे दिन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, और साहित्य के सरोवर। कुबेरनाथ राय के निबंध भी देख लेते हैं, ऑप्शन में कुबेरनाथ राय भी हैं। इनके निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमाधन, निषाद बादसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, मराल, आगम की नाव, उत्तर कुरु इत्यादि ये इनके महत्वपूर्ण जो हैं निबंध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? सही उत्तर है इसका छोटे छोटे सुख। यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। छोटे छोटे सुख जो है रामदरस मिश्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध से उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। इनके निबंधों का समय है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह भी है 1959 में, कुटज है 1964 में, आलोक पर्व है 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है व्याकरण से कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, और इसका राइट आंसर है बी, यानी कि बी, सी और ई सही है। बी, सी और ई। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, और मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्रिया से पूछा गया था कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना था, और जो सही उत्तर था वो था बी, सी और ई, यानी कि बी, सी और ई। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द का प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल अंश को ही धातु कहते हैं। तो ये तथ्य सही थे, और इसलिए इसका राइट जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा को देने जा रहे हों तो आराम से पढ़ करके और उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा।
भारतेंदु योगीन कविता के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी, डी और ई। बी सही है, डी सही है और ई सही है, यानी दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। गीत गोविंद, वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला पयार छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और जो सही कथन है वह है ए, सी, डी। ए, सी और डी, यानी ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्तार्ज का संकलन है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। आराम से सभी प्रश्नों को पढ़ करके आप उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, ई सही है, यानी ए सही है, बी सही है और ई सही है। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम अर्धकथा मानी जाती है, यह सही है। बनारसी दास जैन मानते थे कि मनुष्य की आयु जो है वह 100 वर्ष की होती है, तो इन्होंने अपनी आधी कथा इसमें लिखी है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा बाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण है, यह भी सही है। और अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, यह भी सही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग से प्रकाशित किया था, नाम से प्रकाशित किया था। हिंदी की जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं उनके लेखक हैं उनको देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा नाम से लिखा है। वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह नाम से लिखा है। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत नाम से लिखा है। राहुल संकृत्यान ने मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा है। रमणिका गुप्ता ने हादसे नाम से लिखा है। कुछ आत्मकथाएं ऐसी हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि वे आत्मकथाएं हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लगता है कि उपन्यास है, कहानी है या नाटक है। उनके नाम थोड़े से अलग होते हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे कि रमणिका गुप्ता का हादसे, यह आत्मकथा है। मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे, यह भी आत्मकथा है। प्रभा खेतान का गुड़िया भूतर गुड़िया और अन्य से अनन्या, यह भी आत्मकथा है। और चंद्र किरण सोनरेखा की पिंजड़े की मैना, यह भी आत्मकथा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। काव्य दोष से संबंधित हमें उदाहरण देखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह बहुत ही उच्च कोटि का प्रश्न है, यानी कि आपको सभी तथ्यों को जानना ही होगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे। हालांकि इसका आंसर बी सही है, यानी ए, सी, ई, यानी ए, सी और ई। अब इसको देखते हैं। क्लिष्टत्व दोष जो है काव्य में होता है जब हम काव्य शास्त्रीय मान्यताओं को आधार बनाकर उसका अर्थ निकाल पाते हैं, जैसे कि नखद, ग्रह, जोर, अर्ध, करी, को, बरजे, हिमखात। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही था इसका। दुष्क्रमत्व दोष, यानी मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगाए, यहाँ भी क्रम जो है वह गड़बड़ है। और अप्रतीतत्व दोष जो है हियतल बसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव, तो इस तरह से इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है काव्य रीति के संदर्भ में हमें सही कथन का चयन करना है, और इसका राइट आंसर है ए, बी, सी, यानी ए, बी, सी सही है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया था और आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर हमें विचार करना है और उसके बाद से सही कथन पर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, यानी ए, बी, सी। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन करना। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 2 या 3 प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, कभी कभी अधिक भी पूछ लिए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही कथन है वह ए, सी और ई है। ए, सी और ई, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी और अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। यह सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एक प्रश्न पत्र में, तो कल की वीडियो में यानी अगली वीडियो में इसके आगे के 50 प्रश्नों को मैं आप लोगों को हल करवा दूंगी व्याख्या सहित। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन में से हमें सबसे उपयुक्त कथनों का चयन करना है और इसका राइट आंसर है ए, सी, ई। ए, सी और ई। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो यह थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि यह आपके जो हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है 17 तारीख को, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले से एक पेपर हल कर लेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।